हाँ जी, तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। माई सेल्फ संदीप बिश्नोई, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप सबका स्वागत करता हूँ मैं वन एग्जाम डॉट इन के अपने यूट्यूब चैनल पे। और यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए हम लोग जो है प्रिपरेशन शुरू कर चुके हैं, जिसके अंदर आपको जो है मैं और मेरे साथी फैकल्टीज रेगुलर क्लासेस के जरिए आपका जो सिलेबस है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। वो भी एक खास तरीके से कि किस तरीके से हम जो है जेआरएफ को अचीव कर पाए। वेरी फर्स्ट जो अटेम्प्ट है आपका, उसके अंदर जेआरएफ को हासिल करना है हमें। और उसके लिए जो है हमें जो हमारा एफर्ट है, वो एफर्ट जो है वो क्या हो, राइट डायरेक्शन के अंदर हो, ताकि जो है आपका जो वेस्ट एक्सपर्ट है एफर्ट है वो ना हो। आपका एफर्ट जो है वो वेस्ट ना हो। मतलब कई बार हमें ऐसा होता है, कोई छोटी सी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बड़ी बड़ी किताबें, कि जेआरएफ के लिए इतना सब कुछ करना पड़ता है। ऐसा नहीं है। आप स्मार्ट तरीके से अगर चीज़ों को ट्रेंड के हिसाब से देखोगे कि प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर किस तरीके के यूजीसी क्वेश्चंस पूछता है, क्या चीज़ें हैं जो वाकई में डिफिकल्ट कैटेगरी की है, क्या चीज़ें हैं जो बेसिक है, जो आपको आता है बीइंग पीजी क्वालिफाइड स्टूडेंट। अगर आप पीजी कर रहे हैं या आपने पीजी कर चुके हैं तो कुछ बेसिक बातें आपको ऑलरेडी पता होगी। तो इन सारे एरियाज को अपन अपनी इन क्लासेस के दौरान क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो जो यूनिट 3 है अपनी, यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स, उस बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए हमने जो है क्लासेस शुरू की है। और उस बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का मीनिंग और स्कोप क्या है। सेकंड चीज हमने देखी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस फर्म। एक बिजनेस फर्म के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब जो है ये दोनों बहुत ही इंट्रोडक्टरी टाइप के टॉपिक्स थे। अब जो हमारा मेन टॉपिक है, नाउ एंड ऑनवर्ड्स, जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस यूनिट के अंदर, वो सब जो है हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी रेलेवेंट है। तो थर्ड यूनिट जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारी डिमांड। डिमांड एनालिसिस ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कई छोटे छोटे मुद्दे डिमांड के अंदर चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। हमारी जो अप्रोच है उसी तरीके से हम पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने वाले हैं। इसके अलावा जो ये पीपीटीज है क्लास की सारी, प्लस टॉपिक वाइज जो पीडीएफ नोट्स है डिटेल्ड, ये सब आपको जो है वन एग्जाम ऐप के अंदर मिल जाएगा, हमारे कोर्स के अंदर, जिसके अंदर सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्लस पीपीटीज क्लास की पीडीएफ्स एंड जो फ्यूचर में हम लोग पीवाईक्यूज जो है आपको टॉपिक वाइज प्रोवाइड करेंगे, वो सारी चीज़ें आपको पीडीएफ के रूप में वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डिमांड। सबसे पहला ही हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डिमांड। डिमांड जब हम बात कर रहे हैं तो क्या है डिमांड। देखिए, 3 पार्ट है अपनी क्लास के, समझना, रिवाइज करना और पीवाईक्यू करना। अभी बात कर रहे हैं हम चीज़ों को समझने की। तो आपका जो फोकस है, भले ही आपने चीज़ों को पहले से पढ़ रखा हो, देख रखा हो, अभी हम जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप समझने के हिसाब से जो है दिमाग को खुला रख के चीज़ों को सुनिएगा। ठीक है, ओके। चलिए, व्हाट इज डिमांड, पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है कि डिमांड आखिर क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल, कोई एक व्यक्ति है, एक पेज ले लेते हैं हम लोग, कोई मिस्टर सूर्या है। ओके, ये सूर्या क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। तो ये जब क्रिकेट खेलते हैं तो इनको किसकी ज़रूरत पड़ती है, बॉल्स की ज़रूरत पड़ती है। खेलने के लिए जो है वो क्रिकेट बॉल की ज़रूरत पड़ती है। अब ये मार्केट के अंदर जाएंगे, दुकानदार के पास, स्पोर्ट्स की दुकान पे जाके इन्होंने पूछा कि भाई मुझे बताइए ये जो क्रिकेट बॉल है क्या प्राइस है इसकी। उन्होंने कहा सर 100 रुपीज़ इसकी कीमत है, एक गेंद की कीमत कितनी है, 100 रुपीज़। ओके, इन्होंने क्या कहा कि चलो 100 रुपये में मिल रही है, आप मुझे क्या कर दीजिए, 5 बॉल्स दे दीजिए।
बदले में इन्होंने कितनी दे दिए पैसे, 500 रुपीज पे कर दिए। अब यहाँ एक चीज हमें पता चली कि मिस्टर सूर्या कस्टमर के रूप में सेलर के पास जाते हैं, ये है सेलर अपना, और सेलर से किसी चीज के लिए आस्क करते हैं, पूछते हैं, क्या, किसी प्रोडक्ट के लिए जो क्या है, बॉल है। दुकानदार इनको क्या बताता है, एक प्राइस बताता है, एक कीमत बताता है उस वस्तु की। फिर उस कीमत पे अगर इनको बैठता है, अगर ये परचेज करने के लिए इंटरेस्टेड है, तो वो क्या करेंगे, उस प्राइस को पे करेंगे और उस गुड्स को रिसीव करेंगे। तो कुछ चीजें हमें यहां पता चलती है क्या, कि किसी भी प्रोडक्ट की क्या होगी, एक गिवन प्राइस होगी, क्या होगी, एक निश्चित कीमत होगी। अब सुनिएगा, अगर इस दुकानदार के पास जाते और ये दुकानदार कहता कि ये 100 रुपए की बॉल जो है वो 100 रुपए की नहीं है, इसकी कीमत कितनी है, 200 रुपीज। कितनी है, 200 रुपए। अब देखिए, पहले 100 रुपए थी, मान लीजिए मिस्टर सूर्या के पास 500 रुपए का ही बजट है, ये असली वाला सूर्य कुमार स्काई नहीं है, इसके पास पैसे खूब सारे नहीं है, ये गली का लोकल सूर्य है। तो जब इसके पास बजट क्या है, लिमिटेड है, रिसोर्सेज क्या है, हर व्यक्ति के पास लिमिटेड होते हैं, तो अगर इसकी कीमत 200 रुपए बताई जाएगी, तो हो सकता है अब ये 5 बॉल नहीं खरीदे, या खरीदने का विचार ही त्याग दे कि भाई इतनी महंगी बॉल, मैं किसी दूसरी दुकान से कोई सस्ती बॉल जो है वो क्या करूंगा, जुगाड़ कर लूंगा, ये बॉल मैं परचेज नहीं कर सकता इतनी महंगी। कहने का मतलब किसी भी प्रोडक्ट की एक गिवन प्राइस के ऊपर, एक दी हुई कीमत के ऊपर उस वस्तु को खरीदने की कितने लोग विलिंगनेस रखते हैं। विलिंगनेस का मतलब इच्छा रखते हैं, कि मान लो अगर ये बॉल प्रोडक्ट है और इसकी कीमत 100 रुपए है, तो इस 100 रुपीज में ये मिस्टर सूर्या कितने, 5 बॉल परचेज करने की इच्छा रखते हैं। ओके, कितने में, 100 रुपए अगर इसकी कीमत है। वहीं अगर ये कीमत चेंज हो गई, मान लो 100 से 200 हो गई, तो क्या आप भी 5 बॉल खरीदेंगे। तो हो सकता है इनके पास जो इनका बजट है वो इनको अलाउ नहीं करे, और ये 5 की बजाय या तो 2 या 3 बॉल परचेज करे। ठीक है, तो कहने का मतलब किसी वस्तु की जो खरीदने के चाह रखने वाले लोग हैं, वो सीधे सीधे किससे प्रभावित हो रहे हैं, उसकी प्राइस से प्रभावित हो रहे हैं। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, डिमांड कह सकते हैं, पार्शियली डिमांड कह सकते हैं। पार्शियली क्यों, कंप्लीट डिमांड क्यों नहीं कहेंगे, तो एक तीसरा एलिमेंट और आता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कार है, उस कार की कीमत है 10 लाख रुपए। अब इस कार को खरीदने की मेरी इच्छा है, मेरी क्या है, विलिंगनेस है, इच्छा है कि यार ये 10 रुपए में, 10 लाख रुपए में कार मिल रही है, तो मेरी इच्छा है, बट मेरी एबिलिटी नहीं है परचेज करने की, अभी मेरे पास 10 लाख रुपए नहीं है अवेलेबल। तो क्या सिर्फ विलिंगनेस का होना इस कार की डिमांड को क्रिएट करेगा? क्या हम ये कह सकते हैं कि इस कार की एक डिमांड है, एक क्वांटिटी की डिमांड है, सिर्फ इसलिए कि मेरे पास ऐसी खरीदने की इच्छा है, लेकिन मेरे पास संसाधन, रिसोर्सेज नहीं है? बताओ, नहीं कहेंगे। तो कहने का मतलब डिमांड किस बोलेंगे, कि किसी एक गिवन प्राइस के ऊपर किसी प्रोडक्ट कोई व्यक्ति क्या रखता है, खरीदने की इच्छा रखता है, विलिंगनेस रखता है, डिजायर रखता है, प्लस उसके पास क्या है, एबिलिटी है, उसके पास पैसे हैं, उसे वो क्या कर पाए, खरीद पाए। जब ये चीजें मिल जाती है तो हम उस क्या कहते हैं, डिमांड कहते हैं। तब वो एक सक्सेसफुल क्या बनती है, डिमांड बनती है। क्लियर बात? 3 चीजें, क्या, किसी भी प्रोडक्ट की एक फिक्स प्राइस, दूसरी खरीदने की इच्छा, और तीसरी एबिलिटी। ओके, अब सुनिएगा, ये जो डिमांड है, ये जो डिमांड है, ये जो डिमांड है, क्या ये डिमांड हमेशा स्थिर रहेगी या फ्लेक्सिबल है, ये चेंज हो सकती है? डिमांड जो है वो क्या हमेशा फिक्स रहती है या चेंज हो सकती है? सोचिए, डिमांड इज ऑलवेज क्या है, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल कैसे?
ये सब्जेक्ट टू चेंज है, मतलब कई सारे ऐसे फैक्टर्स है जो क्या करते हैं, डिमांड को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स क्या करते हैं, डिमांड को अफेक्ट करते हैं। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं? सबसे फर्स्ट फैक्टर तो यही हो गया, क्या, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट की प्राइस जो है डिमांड को प्रभावित करती है। मान लो एक कार 15 लाख की है, तो जिनकी एबिलिटी 15 लाख की है उसकी डिमांड उसके हिसाब से होगी। वहीं कोई कार सिर्फ 1 लाख रुपए की है तो उसकी डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी। हालांकि उसके फीचर्स के ऊपर भी निर्भर करता है, लेकिन जो है प्राइस कहीं ना कहीं क्या करती है, प्रभावित करती है। फॉर एग्जाम्पल, मूवी का टिकट 500 रुपए का है, आज कोई स्पेशल डिस्काउंट आया संडे के दिन, ये टिकट 100 रुपए में मिल रहा है। अब हो सकता है बहुत सारे लोग मूवी देखने जाए, संडे का दिन है कि सस्ता मिल रहा है, तो प्राइस चेंज होने से क्या हुई, उसकी डिमांड क्या हुई, चेंज हुई। ठीक है, कोई खाने पीने की वस्तु है, दूध है, मान लो 50 रुपए लीटर है, तो हम क्या करेंगे, कम खरीदेंगे, उसको मितव्ययिता से उपयोग करेंगे, मतलब ध्यान से खर्च करेंगे। वहीं वो दूध अगर 10 रुपए लीटर हो जाए तो हम दूध क्या करेंगे, ज्यादा कंज्यूम करने लग जाएंगे। तो पहली चीज जो किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को प्रभावित करता है वो क्या है, उस प्रोडक्ट की प्राइस। ओके, सेकंड चीज, दूसरी चीज बताइए और क्या चीज हो सकती है जो उस प्रोडक्ट की डिमांड को प्रभावित कर सकता है? टाइम भी अफेक्ट करता है। मान लो कोई चीज है, वो अगर विंटर्स के काम की है, जैकेट, तो विंटर्स में तो उसकी डिमांड होगी, लेकिन जैसे ही समर आएगा उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। कोई चीज की अभी आपको इच्छा है, भूख लगी है खाने की, तो अभी आप उसकी डिमांड कर रहे हो, जोमेटो पे कुछ खरीद सकते हो, लेकिन एक बार आपने खाना खा लिया तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, टाइम और समय और हालात के हिसाब से क्या होती है, डिमांड चेंज होती रहती है। फिर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन भी काम करती है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन किस तरीके से, मान लो आपको लग रहा है कोई चीज फ्यूचर में महंगी होने वाली है, तो आज आप उसको क्या करोगे, ज्यादा खरीदना चाहोगे, क्योंकि कल को आपको पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। अभी पता चल जाए पेट्रोल कल से 200 रुपए लीटर है, तो आप सबसे ज्यादा क्या करोगे, पहले जाके पेट्रोल पंप पे तेल भरवाओगे, तेल जितना ज्यादा से ज्यादा स्टोर करोगे। क्यों, आपको लग रहा है इसकी कीमत फ्यूचर में बढ़ सकती है। तो प्राइस को लेके फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, या लग रहा है कल सस्ता हो जाएगा तो आज नहीं भरवा के हम क्या करेंगे, कल भरवाएंगे। फिर फैशन के ऊपर भी निर्भर करता है, या टेस्ट के ऊपर भी निर्भर करता है कि कोई चीज आज अगर ट्रेंड में है तो उसकी डिमांड क्या होगी, हाई होगी। कोई आउटडेटेड होगी, फैशन से बाहर होगी, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कुछ बेसिक बातें बताई है मैंने आपको। डिमांड क्या होता है अपने आप में, ये जाना हमने। डिमांड का मतलब कोई व्यक्ति किसी वस्तु की क्या इच्छा रखता है उसको खरीदने की, प्लस उसके पास कैपेसिटी भी होनी चाहिए। सिर्फ इच्छा रखना, इच्छा है मेरी बहुत है, एरोप्लेन भी खरीदने की इच्छा है, बट मेरे पास उतनी विलिंगनेस नहीं है, तो क्या मेरी सिर्फ इच्छा कि मुझे एरोप्लेन खरीदने की इच्छा है, एयरबस और बोइंग जो है एक विमान बना देंगे? नहीं बनाएंगे। एयरबस और बोइंग कंपनी जो है जब अपने डिमांड की सोचते हैं कि कितना प्रोडक्शन करें, तो वो ये देखते हैं कि कितने लोग खरीदने के इच्छुक है, जिनके पास वाकई में पैसा है, जिसको इनकी जरूरत है। ओके, अब आइए शुरू करते हैं हम पीपीटी से कुछ बेसिक बातें पढ़ना डिमांड के बारे में। पहला वर्ड आता है क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड, इट इज दैट क्वांटिटी, ये वो क्वांटिटी है जो कंज्यूमर इज एबल एंड विलिंग टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब क्या है, वो क्वांटिटी जो एक कंज्यूमर एबल मतलब सक्षम है, प्लस उसकी इच्छा भी है। अब मान लो मुकेश अंबानी दुनिया की बहुत सारी चीजें खरीदने के सक्षम है, बट क्या सब चीजों की डिमांड मानी जाएगी? नहीं, क्योंकि उनकी इच्छा भी होनी चाहिए। ओके, उस खरीदने को, उसकी खरीदने की इच्छा भी तो होनी चाहिए ना। सिर्फ मेरे पास पैसे हैं इसका मतलब डिमांड नहीं है। तो जब किसी चीज की खरीदने की
आप एबल हो, एबिलिटी है प्लस आपकी विलिंगनेस है, तो एक गिवन प्राइस के ऊपर और उस टाइम पीरियड के अंदर जो भी आप खरीदने की इच्छा रखते हो वो क्या कहलाएगी, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कहलाएगी। तो देखिए डिमांड जो है हमेशा एक गिवन प्राइस के संदर्भ में होगी, कीमत बढ़ेगी या घटेगी तो डिमांड चेंज हो जाएगी, प्लस एक निश्चित समय के संदर्भ में डिमांड कहा जाएगा। कि मान लो अगर इस सूर्या के एग्जाम्पल की बात करें, हम कहेंगे सूर्या 100 रुपए पे 5 बॉल की डिमांड करता है, एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में, एक साल में, हमेशा कुछ टाइम तो होगा। तो कहते हैं भाई कि ये इतने छक्के मारता है, एक दिन में ही 5 बॉल इसके गुम जाती है, खो जाती है, इधर उधर चली जाती है। तो हम कहेंगे सूर्या जो है 5 बॉल की डिमांड करता है एक दिन में, मतलब एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर। तो जो डिमांड है वो हमेशा एक समय के संदर्भ में होगी विथ रेस्पेक्ट टू अ गिवन टाइम पीरियड। ओके, चीजें बहुत सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये चीजें भूलनी नहीं है, दिमाग के अंदर क्लियर होना चाहिए कि डिमांड एक रिलेटिव टर्म है, मतलब ये हमेशा किसी दूसरी चीज के संदर्भ में देखी जाएगी। अगर हम डिमांड की बात करेंगे तो हमेशा एक गिवन प्राइस के ऊपर और एक टाइम के संबंध में बात करेंगे कि भाई इतनी डिमांड है, 10,000 डिमांड है कार की, अगर इस कार की कीमत 10 लाख रखते हैं एक साल के अंदर, ठीक है। तो एक टाइम के लिए होगा, एक प्राइस के ऊपर होगा। अगर आप 2 साल कर दोगे तो ये डिमांड की क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, अगर 10 लाख से 15 लाख कर दोगे रेट तो डिमांड की क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। तो ये क्वांटिटी डिमांडेड कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर? अब ये जो डिमांड है इसको कई सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं। नंबर 1, उस प्रोडक्ट की प्राइस। कैसे? अभी समझ लिया कि अगर 50 रुपए लीटर मिल्क की प्राइस है तो जो है एक मोहल्ले के अंदर रोजाना 100 लीटर जो है दूध की खपत होती है, लोग खरीदते हैं। वहीं अगर ये 40 रुपए लीटर हो जाता है मिल्क तो उसी कॉलोनी के अंदर लोग 120 लीटर दूध खरीदते हैं। पहले जो दूध सिर्फ चाय बनाने के पीने के काम आ रहा था, अब वो लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं, उससे दही भी बना रहे हैं, उससे पनीर भी बना रहे हैं। क्यों? दूध सस्ता हो गया है। तो सब लोग क्या करेंगे, दूध थोड़ा थोड़ा, हो सकता है सब करे ऐसा जरूरी नहीं है, बट ओवरऑल डिमांड के अंदर आपको इजाफा देखने को मिलेगा। ओके, एक मिनट है ना, सॉरी। ओके, दूसरी चीज क्या प्रभावित करती है डिमांड को? क्या प्रभावित करती है? कंज्यूमर की इनकम। मान लो मैं अगर 10,000 रुपये प्रति महीना, प्रति मंथ मेरी इनकम है 10,000 रुपीज। ओके, तो जो जो मैं चीजें की डिमांड करूंगा, मान लो मैं मिल्क खरीदता हूं महीने का 30 लीटर, पेट्रोल जाता है मेरा महीने का 20 लीटर, फिर खाने पीने की वस्तुओं की भी कुछ डिमांड होगी। अब अगर मेरी इनकम ये 10,000 से बढ़ के 15,000 रुपये महीना हो जाती है तो जाहिर सी बात है जो मैं डिमांड कर रहा हूँ अलग अलग चीज़ों की, वो क्या हो जाएगी, डिमांड भी बढ़ जाएगी। मैं 30 से हो सकता है 40 लीटर दूध खरीदूँ। पेट्रोल भी मैं अब पहले जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करता था अब खुद की बाइक लेके जाऊँ। क्यों? मेरी इनकम क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। फिर मान लो अगर मेरी इनकम कम हो गई 5,000 रुपये, तो मैं जाहिर सी बात है अपने बजट के अंदर और क्या करूँगा, कटौती करूँगा, तो डिमांड क्या हो जाएगी, वस्तुओं की कम हो जाएगी। तो दूसरा फैक्टर जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है डिमांड को वो क्या है? कंज्यूमर की इनकम। कंज्यूमर की इनकम, कंज्यूमर कौन? जो खरीदने वाला है। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। अगर कोई चीज़ जो है वो टेस्ट लोगों को उसका पसंद है, लोगों की प्रेफरेंस में है, लोग उसको प्रेफर कर रहे हैं, तो क्या होगा बताओ? उसकी डिमांड में अचानक क्या आएगा, इजाफा आएगा। और कोई चीज़ अगर टेस्ट और प्रेफरेंस से बाहर हो गई है तो उसकी डिमांड में गिरावट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, पहले डीवीडी चलती थी, ठीक है, अब आजकल ओटीटी का जमाना आ गया तो डीवीडीज की कोई डिमांड है क्या? खत्म ही हो गई, बंद के बराबर हो गई। ठीक है, फिर मान लो
कोई पर्टिकुलर मूवी के अंदर किसी ने कुछ पहना, ऐसा कपड़ा या ऐसे कुछ चीज पहनी, लोगों को अचानक से लगा वाह यार, कबीर सिंह आई मूवी आपने देखी हो, तो उसके अंदर कुछ इस प्रकार के गॉगल्स होते थे। मैं कोशिश कर रहा हूं बनाने की। आपने अगर गौर किया हो, इस तरह के रेड कलर के गॉगल्स थे। तो आपने देखा होगा गली मोहल्लों के अंदर लोगों ने इस तरह के चश्मा जो है अचानक से पहनने शुरू कर दिए। ये चीज़ क्या आ चुकी थी, लोगों की प्रेफरेंस में आ चुकी थी, लोग इसके तरफ क्या हो गए थे, अट्रैक्ट हो गए थे। ठीक है, तो जैसे ही कोई चीज़ ट्रेंड में आती है उसकी डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ट्रेंड से बाहर जाती है उसकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट चीज़ देखिए, चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। किसी वस्तु से रिलेटेड जो गुड्स है उनकी कीमतें, उनकी जो प्राइजेस हैं वो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड को प्रभावित करती है। तो यहाँ ये आपको जानना जरूरी है कि रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं। कोई भी दो वस्तुओं को रिलेटेड गुड्स कब बोलेंगे, किन्हीं दो गुड्स को कब हम बोलेंगे क्या कि ये दोनों रिलेटेड है। तो इसके संबंध में दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक होते हैं सब्स्टिट्यूट, एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। एक होते हैं सब्स्टिट्यूट, एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब कोई भी दो ऐसी वस्तुएं, दो ऐसे गुड्स जो एक दूसरे की जगह क्या आ सके, काम आ सके। फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी, दोनों ही हॉट ड्रिंक है, पीने के काम आते हैं। ठीक है, तो कभी चाय मिल गई तो कभी कॉफी भी चल जाती है, कॉफी वालों को चाय भी चल जाती है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब कोई ऐसी दो गुड्स जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो, एक दूसरे के बिना अधूरे हो। फॉर एग्जाम्पल कार और पेट्रोल, बिना पेट्रोल के कार किसी काम की नहीं, बिना कार के पेट्रोल किसी काम का नहीं। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और ये हमेशा दोनों, या तो कोई टी पिएगा या कॉफी, हो सकता है कोई दोनों भी पी ले, ऐसा नहीं है, लेकिन टी की जगह कॉफी भी काम आ सकता है। अगर कोई कोका कोला पी रहा है तो वो पेप्सी भी पी सकता है। दोनों एक दूसरे की जगह क्या आ सकते हैं, काम आ सकते हैं। तो इन्हें बोला जाता है क्या, सब्स्टिट्यूट गुड्स, और इन्हें बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री की प्राइजेज हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइजेस को प्रभावित करती है। कैसे, देखिए मान लो हमारा प्रोडक्ट है क्या, हमारा प्रोडक्ट है टी। हमें टी की डिमांड की बात कर रहे हैं, चाय की क्या डिमांड होगी। तो हमने कहा चाय मान लो एक कप 10 रुपए में मिलती है, तो इसकी डिमांड होती है दिन में कितनी, 1000 यूनिट्स चाय की खपत होती है। अगर इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है कॉफी, वो क्या था, वो भी 10 रुपए में आती थी कॉफी। अब मान लो हमारे चाय की प्राइस तो अभी भी स्थिर है, उसकी प्राइस ऑफ गुड्स इसमें कोई चेंज नहीं है, अभी भी 10 रुपए की है। बट कॉफी क्या हो गई, कॉफी की जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गई, कॉफी महंगी हो गई। तो क्या होगा, कुछ ऐसे लोग जो पहले कॉफी पीते थे रेगुलरली, दिन में 3-4 बार कॉफी पीते थे, हो सकता है अब वो उतनी कॉफी अफोर्ड नहीं कर पाए और वो ये सोचे कि अब क्या पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं। तो चाय की डिमांड में अचानक से आपको क्या देखने को मिलेगा, कुछ इंक्रीज देखने को मिलेगा। क्या चाय सस्ती हुई इसलिए डिमांड बढ़ी, क्या चाय की कीमतें कम हुई इसीलिए डिमांड बढ़ी, नहीं, चाय की कीमत तो वहीं स्थिर थी, डिमांड उसकी स्थिर थी, सब सही था। लेकिन इसका एक सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट वो महंगा हो गया, तो वहां के कुछ कंज्यूमर यहाँ आ गए और इसकी डिमांड को क्या कर दिया, उसी प्राइस के ऊपर डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ओके, इसका रिवर्स भी ले सकते हैं आप एग्जांपल, कि मान लीजिए कॉफी क्या हो गई, सस्ती हो गई, तो जो कुछ लोग पहले चाय पी रहे थे हो सकता है अब कॉफी पी ले दिन में एक आध बार, तो चाय की डिमांड में क्या आ गई, कमी आ गई। क्या चाय महंगी हुई इसलिए डिमांड कम हुई, चाय की कीमत तो वही थी, उसकी डिमांड वही थी, लेकिन इसका कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट सस्ता हो गया तो कुछ कंज्यूमर यहाँ से छोड़ के उधर शिफ्ट हो गए, तो ये डिमांड क्या हो गई, कम रह गई प्राइस। ओके,
तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट जो है हमारे प्रोडक्ट की डिमांड को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट अफेक्ट द डिमांड ऑफ मेन प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट का मतलब जो हम जिस प्रोडक्ट के लिए बात कर रहे हैं। वहीं कॉम्प्लीमेंट्री की अगर बात करें, मान लो कार और पेट्रोल, क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल हमारे कार की कीमत थी 10 लाख रुपए और इस पे जो है 100 कारें बिकती थी। इधर पेट्रोल था 100 रुपए लीटर, 100 रुपए प्रति लीटर। अब कार की कीमत तो स्थिर है, लेकिन पेट्रोल क्या हो गया, 100 से बढ़ते बढ़ते 150 रुपए हो गया प्रति लीटर। तो क्या अब भी लोग पेट्रोल की कार उतनी ही खरीदेंगे? नहीं, लोग क्या करेंगे, कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदेंगे, कुछ डीजल की कार खरीदेंगे, कुछ सीएनजी बेस्ड परचेज करेंगे। तो अल्टीमेटली इसकी डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, 70-80 कार ही रह जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है वो पेट्रोल क्या हो चुका है, महंगा हो चुका है। वहीं इसका रिवर्स भी ले सकते हो आप, पेट्रोल क्या हो गया, अचानक से सस्ता हो गया, 50 रुपए लीटर हो गया। तो पहले जो सिर्फ 100 ही लोग पेट्रोल की कार खरीद रहे थे, अब सस्ते पेट्रोल को देख के कार की डिमांड क्या होनी शुरू हो जाएगी, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इज इट क्लियर? क्लियर है? ओके। तो सब्स्टिट्यूट रिलेटेड गुड्स के अंदर हम बात करते हैं किसकी, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स। ओके, नेक्स्ट फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। बात की थी हमने, फ्यूचर में अगर प्राइस को लेके आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस है तो उसको भी प्रभावित करती है। फिर चेंज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में कोई बदलाव आ गया, मतलब किसी एरिया में अगर बच्चे ज़्यादा है, स्कूल है, तो वहाँ पे बच्चों के प्रोडक्ट की डिमांड होगी। किसी एरिया में अगर वृद्धजन रह रहे हैं तो उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है। चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है अगर उसमें चेंज आ रहा है, ठीक है, पहले कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर थे, बाकी सब गरीब थे। अब अगर मिडिल क्लास लोगों की संख्या बढ़ रही है तो वहाँ पे फ्रिज, एसी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की डिमांड भी क्या होनी शुरू हो जाएगी, इंक्रीज। गवर्नमेंट की पॉलिसी, ठीक है, टैक्स रेट वगैरह, अगर किसी चीज़ पे टैक्स हट गया, सरकार ने बढ़ावा दिया, मान लो इलेक्ट्रॉनिक कार अगर परचेज करते हो तो इनकम टैक्स में आपको डिडक्शन मिलता है एक्स्ट्रा, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से हो सकता है उसकी डिमांड में क्या हो, कुछ चेंज आए। ठीक है। सेविंग्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर सरकार ने ब्याज सस्ता कर दिया, आप बजाज से इजीली क्या कर सकते हो, ईएमआई करके कोई प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो सस्ती ब्याज दर पे, नो कॉस्ट इंटरेस्ट पे, तो आप जाहिर सी बात है उन प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है कि ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, डिमांड को प्रभावित करते हैं। ठीक है, आपको रट्टा नहीं लगाना है, बस ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट एक वर्ड आता है डिमांड एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस का क्या मतलब है? तो डिमांड एनालिसिस का ये मतलब है, समझिएगा, डिमांड को क्या करना, एनालाइज करना। अगर आप एक बात करें किसी सप्लायर की या किसी मैन्युफैक्चरर की, अगर किसी सप्लायर या मैन्युफैक्चरर की बात करें तो उसे कितना प्रोडक्ट बनाना है, हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितने प्रोडक्ट उसको मैन्युफैक्चर करने हैं, ये कैसे डिसाइड करेगा, ये डिसीजन कैसे लेगा? ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है। अगर आपने ज़्यादा बना दिए तो भी नुकसान है, अगर आपने प्रोडक्ट कम बनाए तो आपके कुछ डिमांड क्या हो सकती है, आपको लॉस हो सकता है। मान लो अगर आपको टाइमली प्रोडक्ट डिलीवरी नहीं कर पाते, अभी आपको पता हो तो महिंद्रा ने स्कॉर्पियो कार निकाली, ठीक है, इसकी बुकिंग हुई, खूब सारी लाखों लोगों ने कार बुक करवाई, करीब 1 लाख से ज़्यादा कार बुक हुई।
लेकिन फिर पता चला ये कार जो है करीब 1 साल बाद इनकी डिलीवरी दी जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट तैयार होने में, मैन्युफैक्चरिंग में इतना टाइम लगेगा। तो धीरे धीरे लोगों को जिनको कार की इमीडिएट रिक्वायरमेंट थी उन्होंने अपनी बुकिंग कैंसिल करवाना शुरू कर दी। तो वो डिमांड जो है अब 1/4 रह गई है, करीब 20-25 हज़ार लोग ही बचे हैं जो ये कार एक्चुअली परचेज करने जा रहे हैं। तो डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप डिमांड को क्या करो, टाइम पे एनालाइज करो और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन जो है वो शुरू करो, ताकि ये कॉन्सेप्ट होता है किसी भी बिजनेस का कि एट राइट टाइम, सही समय पे सही प्रोडक्ट को जो अवेलेबल करवा देता है वही जो है मार्केट का किंग होता है। मतलब जिस टाइम पे जिस चीज की जरूरत है अगर आपने उसको रीड कर दिया तो आप क्या करोगे, मार्केट को विन कर लोगे। कोरोना आया, अचानक मास्क सैनिटाइजर की डिमांड बढ़ी, तो जो राइट टाइम पे जिसने प्रोडक्शन कर दिया, डिमांड को एनालाइज कर दिया, वो क्या करेगा, मार्केट के अंदर लीडर बन जाएगा। ठीक है, तो डिमांड एनालिसिस का मतलब डिसीजन लेना, किसको लेके, डिमांड को एनालाइज करना कि हमारे प्रोडक्ट की क्या डिमांड रहने वाली। ठीक है, अब डिमांड में फिर से दो चीजें आ जाती है, एक होती है इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब कोई एक पर्सन, एक व्यक्ति एक गिवन टाइम के अंदर एक गिवन प्राइस के ऊपर कितनी डिमांड करता है, वो क्या कहलाती है, उसकी इंडिविजुअल डिमांड कहलाती है। ऐसे ही अगर हम टोटल क्वांटिटी कर दें उस कॉमोडिटी की, उस वस्तु की, सभी लोगों की डिमांड को इकट्ठा कर दें, सभी लोग जो उसको डिमांड करने वाले हैं, सभी लोगों की आप डिमांड को क्या कर दें, एग्रीगेट कर दें, तो वो क्या कहलाएगी, पूरे मार्केट की डिमांड कहलाएगी। मान लो मैं एक स्कॉर्पियो की डिमांड कर रहा हूँ, वैसे ही मेरे जैसे और जितने भी कस्टमर है सभी की डिमांड को हम इकट्ठा कर देंगे, तो हम कहेंगे स्कॉर्पियो की टोटल मार्केट डिमांड क्या है, ये इतनी है। तो मार्केट डिमांड का मतलब किसी वस्तु की, किसी प्रोडक्ट की जितने भी डिमांड करने वाले टोटल डिमांड क्या कहलाती है, मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड का ऐसा नहीं है मतलब कि ऑल गुड्स की ऑल डिमांड, दिस इज नॉट राइट डेफिनेशन। सारे वस्तुओं की नहीं, किसी एक प्रोडक्ट की मार्केट की सारी डिमांड। ओके, नेक्स्ट देखिए, डिमांड फंक्शन किसे बोलते हैं। डिमांड फंक्शन का मतलब, डिमांड फंक्शन का मतलब तो इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिमांड जो है वो एक फंक्शन है, मतलब सब चीज़ों को मिला के बनता है, किसको, प्राइस को, इनकम को, टेस्ट और प्रेफरेंस को, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन को, रिलेटेड प्रोडक्ट की प्राइस को, तो इसे बोलते हैं डिमांड फंक्शन। मतलब जो डिमांड बनती है वो इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए जो है डिमांड आपके प्रोडक्ट की बनती है, इसको क्या बोलते हैं हम, डिमांड फंक्शन। ओके, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड आता है डिमांड शेड्यूल। अगर आप डिमांड को टेबुलर फॉर्म में दिखाओ तो उसको क्या बोलते हैं, डिमांड शेड्यूल। मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ क्या होती है डिमांड शेड्यूल। कोई प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस लिखी मैंने कि अगर 10 रुपये इसकी कीमत है, अगर इसकी कीमत 15 है, अगर इसकी कीमत 20 है, अगर 25 है और अगर 30 है, तो क्या क्या इसकी डिमांड रहने वाली है। तो देखिए इसकी जो डिमांड है, जाहिर सी बात है 10 रुपये सस्ता है तो डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी, 100 क्वांटिटी बिकेगी। थोड़ा महंगा हो गया तो हो सकता है क्वांटिटी क्या हो, कम हो, गिरावट आएगी। और महंगा हो गया तो और कम हो जाएगी, और महंगा हो गया तो और कम हो जाएगी, और महंगा हो गया तो और कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे प्राइस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिमांड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब यही जो टेबुलर प्रेजेंटेशन है इसको बोलते हैं क्या, डिमांड शेड्यूल। क्या बोलते हैं, डिमांड शेड्यूल। डिमांड का पूरा शेड्यूल दिखा दिया आपने कि इस प्राइस पे हमारी ये डिमांड है, इस प्राइस पे हमारी ये डिमांड है, इस प्राइस पे ये, इस प्राइस पे ये। ओके, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं आज। मैंने आपको शुरू में ही एक चीज बताई थी कि हम शुरू से ही जो है एरोप्लेन को भगा नहीं सकते, धीरे धीरे स्पीड मैच होगी आपकी मेरी, और ऑटोमेटिकली जो है समय जो है एडजस्ट होता जाएगा। ठीक है, तो आप ये चिंता मत कीजिए बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं, बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं। ठीक है,
सिर्फ जो रेलेवेंट एग्जाम के लिए चीज़ें हैं, और मेरा ज़्यादा फोकस रहता है कि हम बेसिक्स को जितना स्ट्रांग रखेंगे, क्योंकि यूजीसी नेट जैसे एग्जाम में अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस आजकल पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग का स्ट्रांग होना ज़रूरी है। और ये जो फैक्टर्स मैंने बताए पीछे, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, ये फंडामेंटल है आपके पूरे डिमांड चैप्टर जो है इन फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड है। कैसे, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, डिमांड कर्व क्या होता है, इसी को अगर आप ग्राफिकली प्रेजेंट करें तो डिमांड कर्व बन जाता है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो है वो डिमांड कर्व कहलाता है। एक साइड आप जो है प्राइस को रख दें, एक साइड डिमांड को रख दें, क्वांटिटी डिमांडेड रख दें। ठीक है, अलग अलग प्राइस के ऊपर क्या डिमांड रहने वाली है। अगर इसको आप ऐसे प्रेजेंट करें कि मान लो 10 रुपये है, तो डिमांड जो है वो कितनी है, 60। अगर प्राइस बढ़ गई तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से एक कर्व बनेगा। इसे क्या बोलते हैं, डिमांड कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिमांड कर्व। ठीक है, ये डिमांड कर्व हमेशा ऐसा ही बनता है। ऐसा क्यों है, या इसके अलावा कुछ और भी शेप हो सकता है इसका, यूं भी बन सकता है, यूं भी बन सकता है। तो ये जो है डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और पीपीटीज और इनके लिए जो है आप ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें, और रेगुलर क्लासेस और इन सब के लिए जो है कोर्स के अंदर ज़रूर एनरोल करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।